Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class, which is the UGC Commerce Paper 2. Now friends, today we are talking about the most important and special topic, which is DGFT and टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि एवरीडे 8 PM में ये क्लास कंडक्ट कराई जाती है। आप सभी ऑलवेज वेलकम है, आप सभी का। आप जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराती है। जो भी कैंडिडेट यूजी नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में की जाती है। काफ़ी मेहनत के बाद जो है इसको तैयार की जाती है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जा रही है, यानी बेसिक से बेसिक पॉइंट्स क्लियर करवाए जा रहे हैं। और बता दूं कि टॉपिक वाइज डाउट क्लियर होने से आपको इस तरह का सवाल आएंगे टॉपिक वाइज, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। मान के चलो कि आप CCI से सवाल पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप CCI के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उसको आप पढ़ लोगे तो आराम से उसका उससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आसानी से दे सकते हो, है ना। तो इसी तरह से आज मैं DGFT के बारे में बताने वाला हूँ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स से जुड़ी हुई। तो चलिए इसी तरह क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस की, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले सबके पास, सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। और आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट इस क्लास को जल्द ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अनअकैडमी में पढ़ो या अदर यूट्यूब में पढ़ो तो आपको जो है कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, लेकिन आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार, और बता दें करंट अफेयर से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार किस मद की राशि को सूचना व्हाट्सएप के जरिए देने वाली है? तो पेंशन, क ख सब्सिडी, ग छात्रवृत्ति और घ वेतन। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि पेंशन को जो है व्हाट्सएप के जरिए अब नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। सभी बैंकों को जो है ये लागू करने को कहा है कि अब यानी आपके पेंशन आएंगे तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गूगल क्लाउड इंडिया दिल्ली NCR में अपना नया क्लाउड रीजन क्षेत्र शुरू किया है। विश्व में कुल कितनी रीजन है? तो कहा जाए तो इसका 26 है, ग ख 15 और का 10, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ग है। बता दूं कि एशिया पैसिफिक में 10 इसका जो है क्लाउड रीजन खुला हुआ है। और विश्व की बात किया तो 26 अभी तक से ये चालू कर चुका है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है इंटरनेट फैसिलिटी दी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आयकर विभाग है ना, इनकम टैक्स विभाग का नया IT पोर्टल किस कंपनी ने विकसित किया? इन दिनों काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है ये कंपनी, क्योंकि IT पोर्टल अभी तक से जो है दुरुस्त नहीं किया गया, काफ़ी समस्याएं हो रही है। तो बता दूं कि क TCS, ख इन्फोसिस, ख ग विप्रो और घ SCL टेक्नोलॉजी सभी भारतीय कंपनियां हैं। बता दूं कि खा सही जवाब है, इन्फोसिस को दिया गया है। और यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय और वित्त सेक्रेटरी, वित्त मिनिस्टर भी जो है, फाइनेंस मिनिस्टर भी कर चुके हैं कि इन्फोसिस को जल्दी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए चलते हैं। भारतीय लेखा मानक 10 का संबंध किससे है? तो माल भंडार मूल्यांकन से, ख सरकारी अनुदानों के लेखांकन से, ग ह्रास लेखांकन से, घ स्थिर लागतों के लेखांकन से। तो बता दूं कि स्थिर लागत यानी फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है उसके लेखांकन से है। तो ह्रास का तो सही बहुत आसान है, यानी आर्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में है ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो क 1973 में, ख 1980 में, ग 1995 में, घ 1997 में। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बता दूं कि इसका 1973 में जो है अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समिति की जो है कमेटी की जो है स्थापना की गई थी 1973 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो एवरीडे ये क्लास करवाई जाती है, आप सभी जुड़ सकते हो। एक व्यवसाय को देश के विभिन्न वर्गों के प्रति दायित्व होता है। तो का समाज के प्रति, ख उत्पाद, ग सेवा और घ ये सभी। तो इस काफ़ी गंभीर सवाल है ये, तो इसको जरूर पढ़ें। तो इस समाज के प्रति, एक व्यवसाय को, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? जो समाज की सेवा करे, समाज के साथ लेन देन करे, है ना, सेवा भावना से जो किया गया कार्य, उसी को व्यवसाय कहा गया है। और लाभ कमाने का उद्देश्य भी होता है। व्यवसाय व्यापार में यही डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6 से 8%, ख ग
की बात की जाए तो 9.5% से 11%, घ 8.5% 9%, का 6.5% 7%। तो का जो है उन्होंने ये आशंका व्यक्त की है और साफ तौर पर कहा है। उन्होंने एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में जो है वो भाग लेते इसी तरह जो है उन्होंने मीडिया को रूबरू होना पड़ा उनको। उसका उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक जो वृद्धि जो है 6.5% 7% रहेगी। बता दें 7.5% जो है भारत की वर्तमान आर्थिक विकास जो है गिर चुकी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एंड सिडबी का वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत रहा है? तो बता दूं 3.6%, 11.5%, 7.5%। तो बता दूं कि घा 3.6% जो है बढ़ा है। कितना प्रतिशत? तो 3.5 के आसपास, यानी 3.6% जो है बढ़ा है। नेट प्रॉफिट याद रखें, टोटल प्रॉफिट नहीं। कौन सा भारतीय निजी कंपनी अब तक का सबसे बड़ा IPO लाएगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इन दिनों आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां IPO ला रही है। तो चलिए बात करें कि पेटीएम, जोमेटो, TCS, SBI। तो जोमेटो ने इशू कर दिया है, TCS का तो भी इशू हो चुका है। तो पेटीएम की बात की जाए, पेटीएम 16,600 करोड़ रुपये जो IPO लाने वाली है उसको 2 सेक्टर में डिवाइड किया है। 8,300 अलग अलग सेक्टर से जो है वो पैसा जुटाएगी मार्केट से। और बता दो कि इसका मार्केट वैल्यू 2 लाख लगभग 21,000 करोड़ रुपये है इसकी कंपनी की। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का वित्तीय वर्ष 2020 में शुद्ध लाभ कितना रहा? 2019-20 में है ना, 2020-21 में सॉरी। तो 4,063 करोड़, का 2,315, 2,398 करोड़, 3,668 करोड़। तो गा 2,398 करोड़ रुपया शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट रहा है। याद रखें टोटल प्रॉफिट नहीं की बात की जा रही, नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है। बस ये था टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज मैं आपको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ। विदेश व्यापार महानिदेशालय भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एजेंसी है जो भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बारे में कानूनों का संचालन के लिए जिम्मेदार है। फेयर ट्रेडिंग एक्ट 1973 के तहत DGFT को स्थापित किया गया है। फेयर ट्रेडिंग के महानिदेशक की बात की जाए तो वर्तमान में अमित कुमार यादव हैं। छूट गया ये कुछ है ना। DGFT उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिस्पर्धा नीति को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक जांच के लिए जिम्मेदार है। DGFT के वर्तमान महानिदेशक श्री अमित कुमार यादव हैं। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो ये आपको पूरा टोटली याद नहीं करनी है, रिवीजन सिर्फ करना है आपको। इसके बेसिक पॉइंट्स है ना, बेसिक पॉइंट्स जो हैं उसको आप हाईलाइट कर लो या उसका नोट्स कर दो। बेसिक पॉइंट्स आपको याद करके जानी है एग्जाम में, क्योंकि आपको इतना सारा याद करना जो है कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत करो, एक लाइन से मेहनत करो, एक स्टडी से मेहनत करो। यदि इस तरह का सवाल आए तो आप आसानी से इसका बेसिक पॉइंट्स को सही टिक कर सको। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए और इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि विदेशी व्यापार महानिदेशालय के बारे में। चलिए बता दूँ कि विदेशी व्यापार महानिदेशालय संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करते हैं। अपनी स्थापना से लेकर 1991 तक जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण हुआ, यह संगठन अनिवार्य रूप से विनियमन के माध्यम से विदेशी व्यापार विनियमन और संवर्धन में शामिल रहा। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए DGFT को तब से सुविधा की रूप में जो है भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात और निर्यात के नियंत्रण से निर्यात आयात को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए बदलाव किया गया था। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेशी व्यापार नीति तैयार करने में अलाउ करने के लिए जिम्मेदार माना गया है DGFT को। DGFT निर्यातकों को स्क्रिप्ट या प्राधिकार भी जारी करता है और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों का निगरानी करता है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, जम्मू कश्मीर और भी बड़े शहरों में है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के संबंध में सुविधा प्रदान करते हैं, अर्थात विश्व व्यापार संगठन समझौते, उत्पत्ति के नियम और एंटी डंपिंग मुद्दे जैसे मुद्दों को जो है आदि निर्यातकों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील वातावरण में उनकी आयात और निर्यात नीतियों में मदद करते हैं। तो DGFT का एक मोटे तौर पर बात की जाए तो आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के जो भी कार्य किए जाते हैं उससे संबंधित ये जो है ये संस्था कार्यरत है। भारत सरकार का एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जरूर इसको याद रखें। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर अगले दिन हाजिर रहूँगा। तब तक ये नमस्कार, सवा के आते थे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पे आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, एक बार थंबनेल थम्स अप कर देना या आप कमेंट कर देना कुछ।
So thank you very much for watching again, and stay healthy, be happy. Every day 8 p.m. Usenet Commerce Paper candidate, please join my class on YouTube every day, but all tutorials, which is very important. So thank you.